हमारे देश का संस्कृत दिया हुआ है वह चीज़, उसके बिना हमारा जीवन रह जाता है बेकार। लेकिन लोग आजकल समय के साथ नहीं देते हैं उसका साथ। हेलो दोस्तों, कैसे हो? जैसे मैं बताने जा रहा हूँ, मैं योगा के बारे में बात कर रहा था। आपको पता ही है कि योगा जो है ये क्लास 12th का है, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। योगा तो हमारा लाइफ स्टाइल के जीवन के लिए महत्वपूर्ण के साथ हमारी जीवन शैली सुधारने का भी एक नया तकनीक है। लेकिन हमारे देश में ये विकास हुआ है, फिर भी हमने क्या किया है, इसको इग्नोर कर दिया है। ठीक है दोस्तों, ये जो आज हम करने जा रहे हैं, योगा करने जा रहे हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी भी वीडियो सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो कर लीजिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, तभी आपको मेरा वीडियो जो है कंटिन्यू मिलता रहेगा। ठीक है, और साथ में ये बताना चाहूँगा कि जब भी मेरा वीडियो देखो तो पूरा देखो, नहीं तो मत देखो, क्योंकि पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि इसमें कहा क्या गया है। क्योंकि मेरा एक विचार है कि अधूरी जानकारी जो होती है बहुत ख़तरनाक होता है। ठीक है, अधूरी जानकारी में आपको क्या होगा, जीवन को तहस नहस कर देगा। इसलिए कभी भी देखिए तो पूरा देखिए, नहीं तो मत देखिए, क्योंकि कहते हैं ना, पढ़ोगे तो अपना जीवन को सुधारोगे। आप बच्चे हो, शायद आपको समझ नहीं आएगा ये बात, आप गलतफहमी में जी रहे हो, क्योंकि आप जो हो +2 में आ चुके हो। यहाँ जो मैक्सिमम बच्चे होते हैं युवा हो जाते हैं, 18 साल के आसपास आ जाते हैं, जो कि हमारा देश का भी प्रावधान भी है कि वो वोटिंग देने का अधिकारी हो जाते हैं। तो आप बच्चे नहीं रह जाते हो, आप बड़े हो जाते हो। ठीक है, चलिए, ये तो आपकी अपनी समझ होनी चाहिए, क्योंकि आप बड़े हो चुके हो, आपके लिए सही और गलत क्या है आप अच्छे से जानते हो। हम अपना टॉपिक पे आ जाते हैं कि हमारा टॉपिक आज क्या है। आज हमारा टॉपिक है योगा। योगा इतिहास बहुत ही पुराना है। योग को आराम के बाद में एक आतंक से कुछ नहीं कहा जा सकता, सिवाय इसके लिए कि यह भारत के ही देन है। आपको पता है ये भारत का ही देन है, कोई और देश से विकसित नहीं हुआ है। योग की उत्पत्ति के बारे में अभी तक मिले प्रमाण के अनुसार योग का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ है। उस समय व्यक्ति योग अवश्य करते थे। योग के इतिहास के बारे में गौण स्रोतों पर ही निर्भर करना पड़ता है, क्योंकि केवल मूर्तियों के आधार पर ही यह कहा जा सकता है कि योग सिंधु घाटी सभ्यता के समय में प्रयोग किया जाता था, क्योंकि केवल मूर्तियों के आधार पर ही यह कहा जाता है कि योग सिंधु घाटी सभ्यता के समय में प्रयोग की जाती थी। आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता में हमें बहुत से ऐसे चित्र मिले हैं जो योग मुद्राएं में थी। इसलिए कहा जा सकता है कि जो हमारा संस्कृति है, योग की जो पद्धति है, शायद हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे करते रहे हों। वर्तमान समय में योग भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। ये तो आपको पता है, योग दिवस के रूप में भी मनाया जाता है हमारे भारत में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बात बन गई है। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द यूज से हुआ है, जिसका अर्थ है जोड़ना या संयुक्त करना। ठीक है, ये देखिए पहली बार जो है संस्कृत शब्द का उपयोग किया गया है, नहीं तो हम हमेशा जो है लैटिन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कह सकते हो कि संस्कृत जो है हमारी है। ठीक है, जिसका जोड़ना या संयुक्त करना है। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत में भी योग क्रियाओं का वर्णन किया गया है। आपने देखा होगा रामायण या महाभारत, उसमें जो गुरु हैं योग बच्चों को सिखाते हैं। प्राचीन काल में यह शब्द भगवान या परमात्मा को प्राप्त करने के लिए साधन या शरीर, मन और भावनाओं के साथ जुड़ा होता था। पहले देखते तपस्या लोग किया करते थे। इस प्रकार भगवत गीता में योग के विभिन्न रूपों की व्याख्या भी की गई है। उदाहरण के लिए संख्य योग्य, कर्म योग्य, ध्यान योग्य, जन योग्य, शक्ति योग्य। तो ये सारी योग के बारे में क्या किया गया है, महाभारत में डिस्क्रिप्शन दी गई है, जो आप लोग भी समझ शायद होगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 2015 में अपने स्थापना के बाद 21 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आपको पता है 21 जून को ये मनाया जाता है। आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 2015 में बनाई गई थी, और 21 जून को ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सर्वसम्मति से योग के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है, यानी सब ने, संयुक्त राष्ट्र ने इसका किया है सम्मान। इसके बाद आचार्य के अनुसार ज्ञान इंद्रियों को, संसारिक विषय को हटाना और जो है उनके योग द्वारा वंश में करना ही योग कहलाता है। यानी आपको ज्ञान के थ्रू, योग के थ्रू अपने जो है ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करना ही योग कहलाता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा था योग कर्मयु कौशल्यम, यानी योग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। इसी तरह भवनाओ अद्वित ने कहा भी था ये बात कि हमेशा के लिए आरामदायक स्थिति या मुद्रा में बैठना आसन कहलाता है। आपको पता है पहले समय में जो लोग हुआ करते थे आसन करके बैठते थे, लेकिन आज हम ऐसे नहीं करते हैं। उसके बाद जो हमारा दोस्तों टॉपिक है उपचारात्मक उपाय के रूप में आसन, यानी आसन जो है प्रिवेंटिव ऑफ मेजरिंग। योग आसान शरीर के प्रत्येक अंग को लचीला या फुर्तीला बनाता है। योग आसनों से वृद्धि और कुशलता लाती है और शरीर के निरोग करता है। आपको पता है हमारे शरीर को क्या करता है, निरोग करता है। आसनों में मांसपेशियों की सुगढ़ता के साथ साथ तन और मन में शक्ति और स्फूर्ति का एहसास भी कराता है। योग आधुनिक जीवन शैली जैसे कि तनाव, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, पीठ दर्द आदि में चिकित्सक ही है। योग की शक्ति इसकी सादगी, लचीलापन और विविधता में निहित होती है। नीतिजन योग और पिछले कुछ दशकों में वैश्विक लोकप्रियता और शोध का विषय बना रहा है। आधुनिक
जो है दुनिया जीवन शैली संबंधी विकारों को एक महामारी की सामना कर रही है, जिसमें स्वयं व्यक्तियों द्वारा सशक्त रूप से बदलाव किए जाने की आवश्यकता है और योग आसन जीवन शैली की बीमारियों को बचाव के लिए निवारक उपाय हो सकता है, क्योंकि योग को ही हम निवारक स्थिति मान सकते हैं, क्योंकि वह शारीरिक लाभ प्रदान करने और वे कार्यक्रम, लंबी यात्रा, ध्यान का भार, देर रात तक काम, शारीरिक गतिविधियों के लिए बहुत कम या न के बराबर समय छोड़ता है। यह जीवन शैली से संबंधित चुनौतियों से जोड़ दे देता है, जिसमें हम हड्डियों और जोड़ों के मजबूत होना कहते हैं, यानी स्ट्रेंथ ऑफ द बोन एंड जॉइंट। नियमित रूप से योगासन करने से हड्डियों और स्नायुबंधन और मांसपेशी मजबूत होती है। योग में कई भार वहन करने वाला व्यायाम शामिल होता है, जिसके सीधा यह अर्थ है कि आप अपने शरीर में भार के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध बनाए रखते हैं। यह हड्डियों पर हल्का दबाव जरूर डालता है, उन्हें मजबूत रखता है, ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा रहता है। उसका दोस्तों जो है हमारा क्या है, रक्त परिसंचरण सुधार, यानी इम्प्रूविंग ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। देखिए योग से जो होता है हमारा ब्लड सर्कुलेशन में काफ़ी सुधार होता है। नियमित रूप से योग करने से हृदय की मांसपेशियों को बेहतर ढंग से काम करने लगते हैं, जिससे हमारा कार्डिकल आउटपुट बढ़ता है, सशक्त परिसंचरण में सुधार होता है और रक्त तनाव सामान्य और स्थिर होता है। यह नियंत्रण समासन रक्त और ऑक्सीजन देता है और सभी प्रतिदित वाहिकाओं द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए ताज़ा पोषक तत्व की सहायता करता है। बेहतर परिसंचरण का मतलब है कि मस्तिष्क को अधिक ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जिसके परिणाम स्वरूप बेहतर सतर्कता, स्मृति और मनोदशा में सुधार होती है। तो इसमें क्या होता है, काफ़ी लोगों के जो है इस करने से रक्त जो हमारे पंपिंग में है बहुत ही काफ़ी सुधार होने की चांसेस रहता है। प्रतिरक्षा को मजबूत करता है, यानी ब्लोस्टरिंग ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है। नींद की कमी और खराब पोषण और जीवन के तनाव से सभी कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली और बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। आपको पता है प्रतिरक्षा कम होने की वजह से क्या होता है, बीमारी की चपेट में वो व्यक्ति आ जाता है। योग शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार और सूजन को कम करने में मदद करता है, क्योंकि यह जो तनाव हार्मोन को कम करता है, ठीक है, और तंत्रिका तंत्र को मजबूत करता है। योग की गतिविधियों से लिम्फ को बाहर निकालने में मदद मिलती है, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली को संक्रमण से लड़ने और रोगग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट करने और शरीर में अपशिष्ट को छुटकारा पाने में काफ़ी मदद देता है। उसके बाद है श्वसन अंगों की दक्षता में सुधार। देखिए श्वसन अंगों की दक्षता में काफ़ी सुधार होता है, इम्प्रूविंग ऑफ एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। अधिकांश लोग कम गहरे सांस लेने वाले होते हैं और पूरी क्षमता से फेफड़े का उपयोग नहीं करते हैं। फेफड़े का महत्वपूर्ण कार्य वायु को ऑक्सीजन को खींचने और इस रक्त प्रवाह में ले जाना होता है, रक्त प्रवाह की कार्बन डाइऑक्साइड निकालने और उसे शरीर से बाहर निकालने का होता है। योग में कई आसान छाती का पुण्य सीमा तक विस्तार करते हैं, जो फेफड़े को मजबूत बनाने में मदद करता है। साथ ही छाती का आकार और ताकत भी बढ़ जाता है, यानी छाती का आकार जो होता है वो भी बढ़ता है। उसके बाद है उत्सर्जन प्रणाली का पूरी तरह से काम करना। आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। यदि उत्सर्जन प्रणाली ठीक से काम नहीं कर रही है तो शरीर में अपशिष्ट पूरी तरह से बाहर नहीं निकलता है और जमा हो जाता है, जिसमें पाचन तंत्र, मूत्र प्रणाली और उत्सर्जन प्रणाली में समस्या होती है। सभी आगे की ओर झुकने, जो शरीर होता है हमारा आगे की तरफ झुकने लग जाता है, पीछे की ओर झुकने और मुड़ने वाला आसन उदर गुहा में दबाव डालता है। जो हमारा इसमें अणुस होते हैं उसमें दबाव डालता है और खिंचाव पैदा करते हैं। ये पेट, आंत, युक्ति, पित्ताशय, गुर्दा और अन्य अग्नाशय जैसे उदर गुहा के अंगों को रक्त की आपूर्ति में सुधार करता है। जो लैक्टिक एसिड के आदि की सहित अपशिष्ट ऊपर विसर्जित करता है, यानी लैक्टिक एसिड जो होता है हमारे शरीर में जो खराब होता है उसको ये काफ़ी सुधारने में कोशिश करता है। आगे जो है दोस्तों मांसपेशियों के ऊतकों के मजबूत बनाना, यानी स्ट्रेंथनिंग ऑफ मसल्स टिश्यू। मांसपेशियों से कंडरा और स्नायु आदि शरीरों को उसका आकार और मुद्रा देने के लिए हड्डियों पर कार्य करते हैं। योग आसन शरीर के खिंचाव, मुद्रा और संरचनाक्षय के प्रभाव से जुड़ा हुआ समस्याओं का निवारण में मदद करता है, क्योंकि ये कमजोर मांसपेशियों को मजबूत करते हैं और तंग मांसपेशियों खींचते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो लंबे समय तक बैठकर या कंप्यूटर पर बिताता है हिप फ्लेक्स की कमी और मांसपेशियों में असंतुलन विकसित कर सकता है। नियमित योग अभ्यास से मांसपेशियों को ऊतकों को मजबूत करके बढ़ाया जा सकता है और शरीर में चर्बी जमा नहीं होने दिया जा सकता है। तो ये सारे जो होता है योग से हो सकता है। अगला जो है हमारा देखिए क्या है, जीवन शैली संबंधी बीमारी, मोटापा, स्थिरता, मधुमेह, अस्थमा, अतिरिक्त दबाव पर पीठ में दर्द, तो इन चीज़ों के लिए भी योग बहुत ही काफ़ी ज़रूरी है। यानी लाइफ स्टाइल रिलेटेड टू डिसीजेज, ओबेसिटीज एंड डायबिटीज, अस्थमा, हाइपरटेंशन एंड द बैक पेन, तो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है।
जीवन शैली प्रबंधन में जीवन शैली के विभिन्न पहलुओं को संबंधित दशाओं परिस्थिति को देखभाल की जाती है। टेक्नोलॉजी में यांत्रिक प्रणाली के कारण हमारे शरीर की मांसपेशियों और गतिविधियों की शिथिलता आज आ गई है, जिसकी वजह से आज का मनुष्य परिश्रम करने से जी चुराने लग गया। आपको पता है लोग जो है परिश्रम करने से यही आज भाग रहे हैं दूर, ठीक है। इस आरामदायक जीवन शैली के कारण व्यक्तियों में विभिन्न शारीरिक और मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है। जीवन शैली से प्रबंधन खेल कूद एक व्यक्ति को संपूर्ण हितों की सुरक्षा रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। फैक्ट्रियों में निरस और काम का समय पर भोजन न करना, जीवन में तीव्र गति, रात दिन की पारियों में कार्य करना और अस्वास्थ्य भोजन, अधिक शोर या प्रदूषण के कारण स्नायु का संतुलन बिगड़ना, प्रतियोगितापूर्ण जीवन के सामाजिक दबाव व्यक्तियों के स्वास्थ्य स्तर पर काफ़ी निरंतर गिरावट ला रही है। काफ़ी जो व्यक्ति है बीमार होते जा रहे हैं, जिसके कारण अतिरिक्त दबाव, मोटापा, सिर दर्द, उच्च रक्तचाप, तनाव तथा दबाव बनी रहती है। आपने देखा ही होगा कि मोटापा, सिर दर्द, उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर ये बनी ही रहती है हर समय। जीवन शैली प्रबंधन में खेलकूद विभिन्न समस्याओं का हल करने में महत्वपूर्ण योगदान यानी उचित भूमिका भी अदा करती है। हमारा अगला टॉपिक दोस्तों ये है कि मोटापा, ब्रजासन, हस्तासन, त्रिकोणासन, आद्रमोत्तासन के लाभ और सावधानियाँ। तो हमने ये जो है हमारा जो आसन है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो ऑब्लिसिटी के लिए होता है। प्रोसीजर एंड बेनिफिट ऑफ द कंट्रैक्शन, वज्र जो है आपका वज्रासन, हस्तासन, ठीक है, त्रिकोणासन, अनास्तम जो है लाभ एंड इसको जो है बेनिफिट एंड प्रॉफिट हमने इसका करना है। तो सबसे पहले तो यही आता है मोटापा यानी ओबेसिटीज़, यानी मोटापा विश्व का सब समस्या बन चुका है। वयस्कों के लिए साथ साथ बच्चे भी मोटापे से ग्रस्त हो रहे हैं। मोटापा शरीर के वह दशा होती है जिसमें शरीर में वसा की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। खान पान की गलत आदतों और निष्क्रिय जीवन शैली इसका मुख्य कारण है। दूसरे शब्दों में हम इस तरह कह सकते हैं कि वह दशा एक व्यक्ति को आदर्श भार से 20% या उससे अधिक होती है। मोटापे के ये दो मुख्य कारण होते हैं, हमारे खान पान की आदतें तब पाचन प्रणाली का बिगड़ना। मोटापे के अनेक स्वास्थ्य जोखिम के कारण इसकी बीमारियों का दर्जा दिया जा चुका है। मोटापे के कारण व्यक्ति अनेक बीमारियां जैसे मधुमेह, अतिरिक्त दबाव, कैंसर, गठिया आदि रोगों से शिकार हो जाते हैं। मोटापा के अनेक कारण हैं जैसे अत्यधिक भोजन, परिश्रम रहित जीवन, थायराइड, वंशागत, निम्न आसनों को नियमित रूप से करने से मोटापे को छुटकारा पाया जा सकता है। मोटापे को जानने का सबसे अच्छा तरीका है व्यक्तियों के शरीर में वसा प्रतिशत का जानना कि हमारे शरीर में कितने प्रतिशत वसा प्रेजेंट है। आमतौर पर आज भी किसी के मोटापे को जानने के लिए वजन और ऊंचाई चार्ट की प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध, सस्ता और उपयोग में से आसान है। मोटापा जानने का दूसरा तरीका है BMI। आपने किया ही होगा, बॉडी जो मास इंडेक्स आपने किया होगा। BMI बहुत इंपॉर्टेंट होती है। BMI किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स जानने के लिए शरीर के वजन को किलोग्राम में ऊंचाई मीटर वर्ग में विभाजित करते हैं। जैसे दिया गया है बॉडी मास यानी BMI, ठीक है। इसमें क्या ऊंचाई मीटर में और मल्टीप्लाई की गई, यानी आपका भार वजन किलोग्राम में लेना पड़ेगा, फिर उसकी ऊंचाई मीटर में और इसके बाद इसको ऊंचाई मीटर में नापना पड़ेगा। इस तरह से आपको आ जाएगा इसको, ठीक है। BMI जो है निकालने का तरीका मैं बताऊँगा कैसे होगा। मोटापे के कारण क्या होता है, आनुवंशिकता की वजह से हो सकती है, अंतस्वास्थ्य कारकों की वजह से हो सकती है, ठीक है। उसके बाद ये जो है आपका उम्र का प्रभाव भी पड़ सकता है इस पर। उसके बाद है खाने की आदतें, ठीक है। और उसके बाद है चिकना और जंक फूड की वजह से तो आपको पता है दोस्तों मोटापा सबसे अधिक बढ़ती है। रिच कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन खाना, गतिहीन जीवन शैली, अधिक मात्रा में भोजन करना, टीवी देखते समय, पढ़ते समय भोजन करना, बार बार खाना, ये सब चीज़ें होती है मोटापा का सबसे बड़ा कारण बनती है। अब इसमें सबसे पहले जो हमारा आता है वो है ब्रज आसन, ठीक है। ब्रज आसन का मतलब समझ ही सकते हो, ठीक है, कि क्या होती है। ब्रज आसन में कहा गया है कि इसकी प्रक्रिया जो होती है, दाएं पैर के घुटने से मोड़ कर दाएं नित्य को नीचे रखें, बाएं पैर के घुटने से मोड़ कर बाएं तितंबे रखें, नीचे रखें, कमर, गर्दन और सिर को सीधा रखते हुए दोनों पैरों का अंगूठे मिले हुए, एड़ी खुली हुई हो, घुटने और पैर का निचला भाग जमीन से लगा हो, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हो। इस चित्र में क्लियर दिखाया गया है कि आपको बैठने का तरीका किस शेप में होनी चाहिए, ठीक है। जिससे आप देखिए कि ये लंबत होती है, ठीक है। दोनों हाथ जांघों पर रखे हुए दृष्टि को सामने रखना होता है, जो दृष्टि होती है वो सामने सामने रखना होता है। दोस्तों इसका लाभ जो यही होता है कि यह पेट के अपशिष्ट पदार्थ को सृजन और पाचन शक्ति में सुधार करने में मदद करता है। यानी जो पेट होती है ना, वहाँ का जो श्वसन तंत्र होता है उसमें काफ़ी पाचन शक्ति बढ़ाता है। यह निचले जो होती है, यह निचले अंगों के नसों और मांसपेशियों और रक्त परिसंचरण में सुधार काफ़ी करता है। यह निचले अंगों को, मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है और कोले, जांघ और मांसपेशियाँ आदि को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है। यह ध्यान करने और एकाग्रता सुधार करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है।
लेकिन इस व्यायाम को करने से पहले कुछ सावधानियां के बारे में भी जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। यह घुटने के मोड़ में दर्द या चोट लगने पर नहीं किया जाना चाहिए। इसे मेरुदंड स्पाइनल कोड जो कलम होता है की बीमारी या चोट वाले लोगों को यह आसन नहीं करना चाहिए। ठीक है, आंतों के रोग से पीड़ित लोगों को बिना किसी चिकित्सा के सलाह से ये आसन नहीं करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आपको पता है ना, कुछ जो व्यायाम जो होता है हमारे लाभ के साथ हमारे लिए कुछ नुकसानदायक भी सिद्ध हो सकते हैं। अगला आसन जो है दोस्तों वो है हस्तोत्तासन, यानी इसमें जो होती है प्रक्रिया क्या होता है, यह जो आरंभिक अवस्था में दोनों पैरों को मिलाकर सीधे खड़े होना होता है इसमें। ठीक है, और सांस लें और दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाएं, उंगलियों को आपस में जोड़ लें, सांस लेते हुए कमर को बाएं और झुकाएं। ठीक है, कुछ देर इसी मुद्रा में रहें और सांस लेते हुए वापस सीधे खड़े हो जाएं। तो सबसे पहले तो ये आसन की जो होती है लाभ क्या रहती है, यह पूरे शरीर और मस्तिष्क के ठीक है आराम में मदद करता है। ये मेरुदंड स्पाइनल कोड आसपास के लचीले में सुधार करता है और ये यूरोमिनकुलर सामर्थ्य को बढ़ाता है। यह पीठ के दर्द और अपचय को कम करने में मदद करता है, यानी जो अपचय भोजन होती है उसको सब करता है। और इसको करने के लिए क्या सावधानी होनी चाहिए, इसके मेरुदंड में गंभीर चोट लगने से ये आसान नहीं करना चाहिए। ठीक है, माइग्रेन या हाई बीपी वाले लोगों को इस प्रकार के आसन करने में डॉक्टरों की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। आसन के जो कुछ डायग्राम है उस प्रकार है, देखिए आप चित्र में दोस्त देख रहे होंगे कि जो ये है एकदम सीधा स्टैंड खड़ा हो रखे हैं और इसमें जो है इसने अपने वो बैंड किया है, तो कुछ समय इसमें इस बैंड की अवस्था में रहेगा और उसके बाद ये फिर ये पूरा स्टैंडिंग लाइन के ऑर्डर में आ जाएंगे, जिसके ये व्यायाम होगा। ये व्यायाम करना कोई मुश्किल नहीं होता, बहुत ईजी होता है, हर कोई कर सकता है। ठीक है, अगला आसन जो हमारा है दोस्तों वो है त्रिकोणासन। चलिए त्रिकोणासन के बारे में जानें कि इसमें क्या है। त्रिकोणासन में जैसे आप देख सकते हो कि ये इसकी जो प्रक्रिया है, आरंभिक अवस्था में पैरों के बीच लगभग 3 से 4 फीट की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं, बाएं पैर को बाहर की ओर मोड़ें। जैसे आप चित्र में देख सकते हो कि ये जो महिला है सीधी खड़ी थी और ये अपने आप को झुकाई है और पैरों को यहाँ छूने की कोशिश कर रही है। इससे क्या होता है, इस क्षेत्र में काफ़ी इसमें लचक आती है और काफ़ी इसमें बेनिफिट होता है। अब इसके जो है और भी प्रक्रिया इसमें होती है कि दाहिनी जो हाथ होती है उसको सीधे सिर के ऊपर उठाना होता है। ठीक है, जो होता है सिर के ऊपर उठाना होता है। सिर कान और दाहिने हाथ को एक सीध में रखने की कोशिश करें। सांस भरते हुए शरीर को बगल की तरफ झुकाते हुए यानी पीछे इधर मोड़ते हुए अपने जो हथेली को बाएं पैर के पास ज़मीन पर छूने की कोशिश करें। स्थिति बनाए रखें और सामान्य रूप से सांस लें, यानी आपको स्थिति बनाए रखना है और आपको उसी बेस पे सांस लेना जैसे आप सांस लेते हो। विपरीत दिशा में स्थिति को दोहराएं, यानी इसको दूसरे दिशा में भी आपको दोहराना पड़ेगा। इस दिशा में हुआ है, आप दूसरी इस दिशा में आपको दोहराना होगा। इसके जो है क्या लाभ है देखते हैं। इसका दोस्तों लाभ ये है कि ये निचले अंगों को मजबूत करने और शरीर के संतुलन बनाए रखने में मदद काफ़ी अच्छा करता है ये। ठीक है, शरीर में पाचन और श्वसन प्रक्रिया में भी सुधार करता है, यानी जो इसके लू मोशन जो प्रॉब्लम रहती है श्वसन तंत्र यानी जो इनको क्लीन पेट नहीं होती उनके लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज माना गया है। आंतरिक चर्बी कम करने के लिए इसे सबसे उपयुक्त आसन माना गया है, यानी जो आंतरिक चर्बी होती है उसको भी कम किया जा सकता है। शारीरिक और मानसिक संतुलन को बढ़ावा मिलती है इससे। त्रिभुजाकार मुद्रा इंटरेक्स्ट मांसपेशियों के विस्तार और उच्च मजबूत बनाए रखने में काफ़ी मदद मिलता है। लेकिन इसमें कुछ सावधानियां भी है, सावधानियां भी जान लेना बहुत जरूरी है। यह आसन मेरुदंड या घुटने के जोड़ के चोट से पीड़ित किसी व्यक्ति को द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, तो उससे उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, माइग्रेन्स, उच्च निम्न रक्तचाप, डायरिया से पीड़ित लोगों को यह आसन करना आसान नहीं माना जाता है और नहीं करना की भी सलाह दिया जाता है। अगला जो हमारा है दोस्तों ये है कि अर्धमादोद्रासन यानी अर्धमास्टोन्द्रासन यानी हाफ स्पाइनल ट्वाइस पोज। ये जो पोज है देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। इस आसन को जैसे आप चित्र में देख रहे होंगे कि इसमें बैठना होता है, यानी जो आरंभिक अवस्था में अपनी शरीर के सामने पैरों को फैलाकर बैठ जाएं। पहले तो दाहिनी पैर को मोड़े और दाहिनी एड़ी को बाईं कुल्हे के पास ज़मीन पर रखें। बाएं पैर के मोड़े और पैरों के दाहिनी घुटने के ऊपर रखें, जैसे ये रखने की कोशिश किया गया, देख रहे हैं मुड़ा हुआ है। ठीक है, उसमें बाएं हाथ को दाहिनी घुटने पर और दाएं पीछे की ओर रखें, जैसे ये यहाँ पर रखा गया है और ये इसको इधर रखा गया है। ठीक है, आप दाहिनी ओर देखने के लिए कंधे और गर्दन को मोड़े, जैसे ये इधर देखने के लिए मोड़ा गया है। ठीक है, इसमें ये होता है कि अपने मेरुदंड स्पाइनल कलम्स को सीधा रखने की कोशिश करें, जो इसका स्पाइनल कोड हो गया यहाँ तक। ठीक है, उसको सीधा रखने के लिए को कहा जा रहा है। इस आसन को सामान्य श्वास के साथ नियंत्रण में रखना होता है और इसको आपको क्या करना पड़ता है, सामान्य सांस लेनी पड़ती है। इसमें आप जल्दबाजी में सांस नहीं ले पाओगे। अगर ऐसा करते हो तो आपको इसको विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है आपके लिए।
आरंभिक अवस्था में आप वापस आने के बाद दूसरी तरफ ऐसे ही दोहराएं, यानी आपने अभी इधर साइड किया है, फिर आपको उधर साइड करना पड़ेगा, यानी दोनों तरफ से ये आसन की जाती है। इससे काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसका लाभ क्या होता है दोस्तों, ये मेरुदंड स्पाइनल कोड को मजबूत बनाता है, यानी जो आपका स्पाइनल कोड होता है पीछे साइड उसको काफ़ी मजबूत बनाता है। नाड़ियों को लाभ पहुंचता है, यानी जो आपके नर्व्स होते हैं उस पर काफ़ी इसका इफेक्ट पड़ता है। यह पूरे शरीर को प्रणाली पर लाभकारी प्रभाव डालते हैं, पूरे शरीर का इसका उपयोग की जाती है। यह अग्नाशय और एड्रेनालिन के भी फायदेमंद होता है, काफ़ी इसको मदद पहुँचाता है। उसके बाद जो है चक्कर और पीठ के दर्द से राहत देता है। आपके पीठ के दर्द इसमें आसान हो जाती है। इंट्राकस्टल मांसपेशियों की ताकत और क्षमता बढ़ाया जाता है। शरीर में रक्त परिसंचरण में सुधार काफ़ी अच्छा हो जाती है। इसकी सावधानियां दोस्तों यही है कि यह आसन गर्भावस्था और मासिक धर्म के दौरान नहीं करनी चाहिए। यानी जो महिलाएं हैं अगर वो गर्भावस्था में हैं या उनकी पीरियड चल रही है तो उनको ये नहीं करना चाहिए। मेरुदंड के गंभीर विकार में इस करने से बचना चाहिए, लेकिन हल्के स्लिप डिस्क या पीठ दर्द आदि के लिए यह फ़ायदेमंद होती है। पोस्टर असर और हार्नियों से पीड़ित लोगों को इस आसन को करने में पहले किसी चिकित्सक विशेषज्ञ की सलाह लेना चाहिए, और यह पेट या वक्ष क्षेत्र में शल्य क्रिया के बाद नहीं किया जाना चाहिए। अगर पेट में या आपका वक्ष क्षेत्र में शल्य क्रिया हुई है, यानी आपने ऑपरेशन करवाया है, तो ऐसे व्यक्तियों को ये आसन करने की सलाह नहीं दी जा रही है, क्योंकि ऐसे करोगे तो ये आसन आपको जहाँ फ़ायदा देना चाहिए वहाँ आपको नुकसान देगा, जो आपके शरीर के लिए सही नहीं रहेगा और आपका जीवन शैली के लिए भी सही नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, मैंने जैसे आपको पहले ही बता चुका हूं कि मेरा वीडियो जो होता है 20-25 मिनट का रखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आप बोर ना हो। ठीक है, बोरिंग जो है पढ़ाई लिखाई का साधन नहीं है, आपको हमेशा उल्लास और खुशी से पढ़ना चाहिए। ठीक है, मेरा विचार है अब हम जो है सेकेंड इसके पार्ट में बात करेंगे, और इसके सेकेंड पार्ट में हम बताएंगे आगे हम मधुमेह के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि दूसरे का भलाई करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरे भलाई नहीं सोचता है जीवन में अपना भलाई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि दूसरे की भलाई करने से कहते हैं ना अपना भी भलाई हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी विचार के साथ हम अगले वीडियो मिलेंगे एक नए जोश के साथ, एक नए उल्लास के साथ। ओके दोस्तों, बाय।